विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में गणेश्वर सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यताओं का इतिहास है। पाषाण काल हो, सैंधव काल हो, उन सभी कालों में राजस्थान मानव बस्तियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित था। पाषाण काल के अनेक केंद्र राजस्थान के अंतर्गत साक्ष्य हमें मिलते हैं। पाषाण काल के बाद जो आखेटक और संग्राहक प्रधान इंसान था, उन्होंने एक नगरीय सभ्यताओं का विकास किया जिसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। उस सिंधु सभ्यता के काल में राजस्थान में भी अनेक केंद्रों का विकास हुआ, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, ऐसे स्थलों का विकास हमें देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक प्रमुख स्थल गणेश्वर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। गणेश्वर की स्थिति हम देखें तो सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में नीमका थाना सापरा राजमार्ग के बीच में है। तो ये वर्तमान सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जिस चीज के लिए भारतीय इतिहास में अपना स्थान रखती है वह है अपने तांबे की विशेषताओं के कारण और तांबे के प्राप्त होने वाली सामग्री के कारण। चूंकि यहां से प्राप्त सामग्री इतनी मात्रा में और पूरे भारत में कहीं पे भी तांबे की सामग्री प्राप्त नहीं हुई। दूसरी बात कि जो सामग्री प्राप्त हुई है वो 99% तांबे की है, शुद्ध सामग्री है। और तृतीय बात कि यहाँ से प्राप्त जो तांबे की सामग्री है वो पूरे भारत में मिलने वाली तांबे की सामग्रियों में सबसे प्राचीन है। इसलिए पुरातत्ववेत्ता इसको भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। पूरे भारत में यदि तांबे का सबसे पहला प्रयोग शुरू होता है तो वो गणेश्वर से शुरू होता है। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की मां या जननी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तांबे का सबसे पहले प्रयोग होना और तांबे की सबसे बड़ी मात्रा में सामग्रियां यहीं से प्राप्त होती है। इस कारण इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसकी खोज 1977-78 के आसपास आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई थी। कालांतर में इसकी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इसकी खोज की गई और काफ़ी सामग्री प्राप्त हुई। इस सभ्यता का विकास, गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ और यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त होते हैं। तो इस बात से ये अनुमान लगता है कि जिस समय सभ्यता का विकास हुआ उस समय कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में जल था, तभी वहाँ मछली पकड़ते थे। तो उस समय की ये जानकारी भी मिलती है, मछली पकड़ने की जो कांटे हैं, कि उस समय कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में जल विद्यमान था। तो इसके बारे में हम थोड़ा अब अध्ययन करते हैं। जैसे पहले पैराग्राफ में है कि इसका विकास कांतली नदी के किनारे हुआ और यहाँ से अनेक सामग्री प्राप्त होती है। चूंकि एक ताम्र युगीन सभ्यता थी इसलिए यहाँ से तांबे की उपकरण ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से ताम्र युगीन उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयाँ, चूड़ियाँ और अन्य उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं और इतने बड़े उपकरण पूरे भारत में कहीं पे भी प्राप्त नहीं होते। अन्य सामग्रियों में जैसे मछली पकड़ने के कांटे हैं, फरसे हैं, बाणाग्र हैं और तांबे के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे में 99% तांबा है। तो ये इस बात का सूचक है कि शायद इन लोगों को मिश्र धातु बनाने का अनुभव नहीं था। इस कारण ये अन्य धातुओं का तांबा में मिश्रण नहीं कर पाए। इस कारण इनकी जो उपकरण प्राप्त होते हैं उनमें 99% तांबा प्राप्त होता है। यहाँ अब बात ये आती है कि यहाँ तांबा कहाँ से प्राप्त होता था। तो उस समय खेतड़ी जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में भी तांबे का एक बड़ा केंद्र है, तो वहाँ से तांबा प्राप्त करके ये भट्टियों की सहायता से उनको धातु का रूप प्रदान करते थे और इसके बाद ये इसका निर्यात सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्रों पर करते थे, जैसे हरियाणा के, पंजाब के, आधुनिक पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे, ईरान थे, वहाँ तक ये क्षेत्र के लोग अपने तांबे का निर्यात
करते थे। तो कई पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा है कि इस सभ्यता का विकास हड़प्पा सभ्यता से पूर्व भी हो चुका था और इसकी तिथि लगभग 2800 पूर्व के आसपास मानते हैं। इस प्रकार ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं में देखें तो सबसे प्राचीन है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहने का वास्तविक आधार प्राप्त होता है। गणेश्वर में श्री रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के निर्देशन में 1977-78 के आसपास खुदाई की गई, तो इनकी खोज करने का श्रेय, इसकी खुदाई करने का श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल को दिया जाता है। कालांतर में डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि तथा तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसका जो कालक्रम है वो 2800 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। तो ये कह सकते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में वास्तव में ये सबसे प्राचीन है और ज़्यादातर जो पुरातत्ववेता है उनका यही मानना है कि ये लगभग 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास पनपी हुई सभ्यता है। इस कारण इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जा सकता है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, जिसको हम माइक्रोलिथ कह सकते हैं, लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं, पत्थर के उपकरण मिले हैं। तो इनसे क्या प्राप्त होता है कि जब मानव प्रारंभिक अपने जीवन में था तो वो आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, भोजन का संग्रहण करता था अलग अलग जगह से। तो अपने भोजन को बनाने के लिए, सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में उनके पास धातु के उपकरण नहीं होते थे, इसलिए उसने लघु पाषाणों का विकास किया। प्रारंभ में उसके पास बड़े जो पाषाण के पत्थर थे उनको औजारों के रूप में काम में लिया और कालांतर में उसने छोटे जो पाषाण थे उनको काम में लिया, जिनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। तो माइक्रोलिथ जो उपकरण हैं वो भी हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। उनसे ये पता लगता है कि यहाँ का मनुष्य भी भोजन संग्रही अवस्था में था और कहीं ना कहीं वो मांसाहारी था। मांस को प्राप्त करने के लिए, जीव जंतुओं को मारने के लिए उसको पत्थर काम में लेने होते थे। और यहाँ से मछली पकड़ने के जो कांटे प्राप्त हुए हैं उनसे ये अनुमान लगता है कि उस समय कांतली नदी में पानी पर्याप्त मात्रा में था। अब जब भी हम किसी प्राचीन कालीन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या था, वहाँ के लोगों की कल्चर क्या थी, उसके लिए हमें जो वहाँ से जो प्राप्त मृदभांड है, जो मिट्टी के पात्र हैं, वे भी काफ़ी जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वे काले और नीले रंग के हैं, जिनको कपीस वर्णी मृद पात्र भी कहा जाता है और उनके आधार पर सभ्यता कितनी विकसित हुई है उनका पता लगता है। तो मृदभांडों में प्याले हैं, तस्तरियाँ हैं, कुंडियाँ हैं, ये प्राप्त होती हैं और इन पर ज़्यादातर पर काले और नीले रंग के चित्रों का अंकन हमें मिलता है। उत्खनन में जो मकान हैं उनसे क्या पता लगता है कि मकानों के आधार पर यह पता लगता है कि मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ चूंकि एक पहाड़ी इलाका है इसलिए पत्थर आसानी से उपलब्ध था, इसलिए इस सभ्यता के लोगों ने पत्थर को काम में लिया और उस पत्थर के आधार पे अपने मकान बनाए। तो यहाँ के लोगों के जो मकान हैं वो पक्के मकान बनते थे और वो पत्थरों से बनाए जाते थे। ईंट का उपयोग जैसा सिंधु सभ्यता के काफ़ी केंद्रों पे होता था, ऐसा अवशेष यहाँ प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ही इस नगर को कांतली नदी की बाढ़ से बचाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को काम में लेते थे। तो इसलिए वृहद आकार के जो पत्थर हैं उससे बांध बनाने के प्रमाण भी हमें मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर के उत्खनन से यहाँ दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिने मिले हैं और ये इस सभ्यता की एक विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसी प्रकार की पिने जो पश्चिमी एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वहाँ से भी मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगता है कि उनका निर्यात गणेश्वर से किया गया था। तो गणेश्वर का निर्यात सेंट्रल एशिया तक होता था, इसके प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। गणेश्वर के उत्खनन से दो प्रकार की संस्कृतियों के बर्तन को अवशेष मिलते हैं। कुछ पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के बर्तन मिलते हैं और कुछ प्राचीन राजस्थान की संस्कृति और शिल्प कला के बर्तन प्राप्त होते हैं। और ये सभी बर्तन मुख्य रूप से 6 प्रकार के थे, जैसे संग्रहण करने के मर्तबान, कलश, तसले, प्याले, ढक्कन, हांडी, मटका। कई बर्तन चौकोर होते थे, कई चक्राकार होते थे, कई छल्लेदार होते थे। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से प्राप्त होते हैं।
पशुओं में हम देखते हैं गणेशर सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधे, मुर्गी आदि पशु पक्षियों को पालते थे और प्रायः ये लोग मांसाहारी होते थे। तो ये हमने गणेशर सभ्यता के बारे में पढ़ा। गणेशर सभ्यता में मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कहाँ पे है, सीकर जिले में है। किस चीज़ के लिए जानी जाती है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं के लिए। तो इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसका एक्सकावेटर जो उत्खनन करता है वो हैं रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार। मुख्य रूप से रतन चंद्र अग्रवाल को माना जाता है सबसे प्राचीन, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की सभ्यता माना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के पत्थर एक जगह यहीं से मिले हैं। यहाँ से जो मृदवान प्राप्त होते हैं वो कपीशवर्णी हैं, जिनमें मुख्य रूप से काले नीले रंगों का चित्रण मिलता है। ये कांतली नदी के तट पे विकसित हुई है। यहाँ से काफ़ी उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। मकान इनके पत्थर के होते थे, आखेट प्रधान लोग होते थे। चूँकि इस नदी में पानी की अधिकता थी इसलिए मछली पकड़ने का कार्य भी यहाँ पे होता था। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। 6 प्रकार के बर्तन मिलते हैं और 2 प्रकार के अलग अलग संस्कृतियों के बर्तन यहाँ से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।